इंडिया के अंदर जो अमीर लोग हैं वो इतने अमीर हैं कि वो पूरे के पूरे 5 स्टार होटल्स खरीद सकते हैं, और जो गरीब है वो 5 स्टार के अंदर एक रात भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी पूरे महीने की सैलरी इतनी नहीं है कि वो 5 स्टार होटल के अंदर जाके एक रात रुक पाए। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, ऐसा तो आपने सेइंग सुनी होगी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। बट ये गैप बढ़ क्यों रहा है? इसका रीज़न है अमीर आदमी पैसे को अलग तरीके से मैनेज करता है और गरीब आदमी पैसे को अलग तरीके से मैनेज करता है। ये जो पैसे का मैनेजमेंट है ना, ये अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रहा है। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं जो अमीर लोग हैं वो अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो और उनके आने वाली जनरेशन्स भी अमीर होती जा रही हैं, और एक गरीब आदमी का कुछ नहीं हो पाएगा। ये भी आपको इस ही वीडियो में समझ आएगा। आप चाहे कितनी भी मूवीज़ देख लीजिए, आजकल मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है, एक आदमी बहुत गरीब होता है और वो फिर सबसे अमीर आदमी बन जाता है उस शहर का। ऐसी कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, गोविंदा के टाइम से अभी साउथ इंडियन मूवीज़ सबके अंदर इसी तरीके की कहानी है, क्योंकि ये कहानी एक गरीब आदमी को अच्छी बहुत लगती है कि एक दिन अपन इस पूरे शहर पे राज करेगा। ऐसे डायलॉग्स आपने कई मूवीज़ में देखे होंगे। शाहरुख खान ने इस डायलॉग को जिया है, बट कितने लोग शाहरुख खान बन पाएंगे? और शाहरुख खान की भी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है? जितने भी अमीर लोग हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे वो अमीर बनते हैं, और हम उस पैटर्न को डिकोड करने की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, स्टार्टिंग सबकी आपने देखा होगा, ज़्यादातर जब अमीर लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो वो बताते हैं कि एक टाइम पर हम भी गरीब थे, और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप चैट जीपीटी से जाके पूछिए, गूगल से जाके पूछिए, ज़्यादातर लोग जो आज की डेट में अमीर हैं वो सेल्फ मेड होते हैं। एक सेइंग मैं भी प्रमोट करता हूं कि गो सेल्फ मेड। आप सेल्फ मेड बनिए। 40 से 50% लोग जिन्हें आप अमीर देखते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। अब ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, ये माइंडसेट पैसे के मैनेजमेंट को क्या सिखाता है, आज हम उसे डिकोड करने वाले हैं। तो जो आज मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स हो सकता है कुछ अलग बोल रहे हो, मुझसे हटकर बोल रहे हो, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूंगा, और आई होप आपको वो एक्सपीरियंस काम आएगा। और इसी वीडियो के एंड में हम डिकोड करेंगे पैटर्न को जो अमीर लोगों के अंदर होता है, अमीर लोगों के माइंड के अंदर होता है, और गरीब लोगों के अंदर पैटर्न बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मनी मैनेजमेंट की। पैसा जो आप कमा रहे हो उसे आप मैनेज कैसे करते हो, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। अब समझिएगा इस बात को मेरी ध्यान से। सबसे पहले मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, ये आपकी 100% सैलरी है। अब आप 100 रुपये कमाते हैं, 200 कमाते हैं, 300 कमाते हैं, एक एग्जाम्पल है, 1 लाख कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, ये एग्जाम्पल के लिए नंबर्स है। बट अभी के लिए मैं एक नंबर पकड़ के चल रहा हूँ, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया एक शहर के अंदर अच्छी सैलरी मानी जाती है, बट फिर भी 1 लाख रुपए के अंदर भी शहर में आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अभी कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद आप फॉलो कर पाओ। नंबर 1 रूल को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है या फिर 1 लाख रुपए से कम है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको मिनिमम 10% तो पैसा साइड करना ही है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये प्रैक्टिकल नंबर्स हैं, ये कहीं रूल बुक में आपको नहीं मिलेगा, बट इंडिया की स्थिति को देखते हुए, अलग अलग शहरों के अंदर महंगाई को देखते हुए, ये नंबर्स मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, 1 लाख से कम है, चाहे आप 10,000 भी कमाते हो, आपको 1,000 रुपये साइड करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 कमाते हो, आपको 5,000 रुपये साइड करने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप 1 लाख कमाते हो तो आपको 10,000 साइड करने। बट अगर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 20% इन्वेस्टमेंट के लिए साइड करना है, 20%। अगर आप 2 से 3 लाख कमा रहे हैं तो 30%, और अगर अब आप 3 लाख से ऊपर कुछ भी कमा रहे हैं तो 40% मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। और ऑब्वियसली मैं पोस्ट टैक्स के आपके हाथ में जो पैसा बचता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आफ्टर टैक्स जो भी आपके हाथ में बच रहा है, टैक्स तो भरना ही है हम सबको, पर जो भी आपको आफ्टर टैक्स बचता है उसका ये आप रूल बना लीजिए। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो फ़ायदा क्या होने वाला है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।
आप गूगल पर जाके कोई भी SIP कैलकुलेटर लिखिएगा। अब मैं SIP की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हमें म्यूचुअल फंड में नहीं करनी है, मैं कहीं और करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो दूसरा स्टेप है। बट ज़्यादातर लोग 90% लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 1 साल के अंदर अपनी SIP को रोक के पैसा बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको ऐसा ना करना पड़े तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। बट आप देखिए, अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक आदमी जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, मतलब 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 10% इन्वेस्ट करेगा और मार्केट मान लीजिए 15% के आसपास की रिटर्न दे देती है, तो अगले 20 साल में उस आदमी के पास कितना पैसा होगा? लगभग 1.5 करोड़ रुपए। बट देखिए, 1.5 करोड़ रुपया आज आपको हो सकता है बड़ा या छोटा कुछ भी लगे, बट नीचे देखिए आपने सिर्फ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। अगर आप 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो बाय द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, लाइफ में कोई भी बड़ा गोल आप रख रहे हैं, तो वो आप पूरा कर सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से भी। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कर सकते हैं तो ये नंबर आपके लिए कितना भी बड़ा हो सकता है। तो आप देखिए, 24 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी 1.5 करोड़ बन सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए आप 20 साल की जगह ज़्यादा टाइम देते हैं, मान लीजिए आप 25 साल देते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए कितना ही हो जाएगा? आपको लग रहा है 2 करोड़ हो जाएगा? नहीं, वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 लाख की है। तो आपका पैसा लगभग 10 गुना हो रहा है जो आपने इन्वेस्ट किया, और वो भी स्लोली, ये नहीं कि एकदम से इन्वेस्ट किया। सो ये आपको मंथली इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है। अब लोग ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडेक्स ETFs को चूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं आपको 4 ETFs के ऑप्शन दे रहा हूँ, जिनमें से आप किसी में भी जाके पैसा लगा सकते हैं। पहला है निफ्टी 20, जिसमें आपका पैसा जो है निफ्टी के अंदर लगेगा, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगेगा। दूसरा है मिड कैप ETF, तो आप मिड कैप ETF सर्च कीजिएगा, इस ETF के अंदर आप मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाते हो। तीसरा ETF जो मुझे बहुत पसंद है वो है HDFC SML, जिसमें आपका पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगता है। और अगर आप यहां पर प्राइस देखेंगे तो प्राइस देखिए 296, 22, 169, तो ETFs बहुत सस्ते होते हैं जिन्हें आप कभी भी खरीद सकते हो। अब एक लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, इसी प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ETF में SIP कर सकते हो, वो भी मंथली। अब आप 5,000 लगाना चाहो, 1,000 लगाना चाहो, 500 लगाना चाहो, आप 500 रुपये महीने से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी आप SIP कर सकते हैं। एंड फाइनली जो मुझे ETF पसंद है दैट इज मेफैंग। सो इसके अंदर आपका जो पैसा है US की जो टॉप 10 IT कंपनीज हैं उसमें लग रहा है, और इसका जो प्राइस है वो 169 है सिर्फ। अगर आप मेफैंग की रिटर्न भी देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से आपको दिख ही रहा है कि US की स्टॉक मार्केट भाग रही है, तो मेफैंग इंडिया में बैठ के आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी एक्सपोजर ले रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मनी मैनेजमेंट के पहले रूल को समझा है, दैट इज हम जो भी कमा रहे हैं उसका हमें एटलीस्ट 10%, और मिनिमम अगर आप 3 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो 40% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप ये नहीं करते हो ना तो आप अपने आप को बहुत बड़ी ट्रबल में डाल लोगे, क्योंकि आप लाइफ में कभी पहुंच ही नहीं पाओगे आगे। यहाँ पे रूल लिख लीजिएगा, आपकी सैलरी आती है मान लीजिए 1 तारीख को, या आपकी सैलरी आती है 5 तारीख को, या आपकी सैलरी आती है 10 तारीख को। जो भी आपकी सैलरी की डेट है, जो भी आपकी सैलरी की डेट है, अगर आप उस डेट के अगले दिन, मतलब सेकेंड डे ऑफ योर सैलरी, अगर आप इस दिन तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वो पैसे गायब हो जाएंगे आपके अकाउंट से। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैजिकल रूल है। सेकेंड डे आपकी SIP की किस्त कट जानी चाहिए, मतलब SIP का जो पैसा है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाना चाहिए। जो भी आपकी डेट की सैलरी है, मतलब आपकी 10 तारीख की सैलरी है, 11 तारीख की डेट लगा दो SIP की। अगर वो पैसा चला गया, वरना आपके पास हर महीने रीजंस खड़े हो जाएंगे आपकी सैलरी गायब होने के। और आपको पता है 15 दिन निकलते नहीं है सैलरी आए हुए और आपकी 80% सैलरी उड़ जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें अमीर बनने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस को सुनना पड़ेगा, उन्हें विल पावर चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? डिसिप्लिन। हर चीज़ लाइफ में जो भी अकम्प्लिश होती है, जो अचीव की जाती है, वो करी जाती है डिसिप्लिन से, और इसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जिम में जाते हैं बॉडी बनाने, तो आप एक दिन मोटिवेट होकर जिम में चले जाते हैं, बट बॉडी एक दिन मोटिवेट होने से नहीं बनती, वो बनती है डिसिप्लिन से। आपको रोज जाना पड़ता है। अब रोज जाना बोरिंग हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बट जाना तो पड़ेगा। पेट कम करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। एक दिन मोटिवेट होके आप क्या करते हो? आप भूखे रह लेते हो, आप
5 दिन तक मीठा नहीं खाते, आपने ऑयली फूड छोड़ दिया और फिर एकदम से होता क्या, क्रेविंग शुरू होती है और आप सब भूल जाते हो। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है और एग्जैक्टली ऐसा होता है जब हम पैसे को मैनेज करते हैं। हम छोड़िए 92% लोग, दिस इज द डेटा, ये डेटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 92% लोग जो सेविंग शुरू करते हैं और स्ट्रिक्ट सेविंग शुरू करते हैं, उसके बाद 92% लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने 1 महीना अपने आप को स्टार्व किया, आपने मीठा नहीं खाया, आपने ऑयली फूड नहीं खाया, डिसिप्लिन फॉलो किया, और उसके बाद आपने देखा यार पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं आइसक्रीम भी खाने लग गया, मैं मीठा भी खाने लग गया, मुझे भूख भी ज़्यादा लगने लग गई। जबकि आपने 1 महीना अपने आप को टॉर्चर किया था। तो सेविंग करना भी टॉर्चर ही होता है। बट अब फिर आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो हमने सेविंग के ऊपर बात कर ली। दूसरी चीज़, जब मैं 10% पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहा हूँ, तो 10% पैसा मैं अपने एक्सपीरियंसेस के लिए लगाऊंगा। मैं इसे जल्दी से कवर करता हूँ, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 10% पैसा हम अलग करेंगे, ये भी हम हर महीने की जो भी हमारी सैलरी की डेट है उसके अगले दिन कर सकते हैं। आप उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट बना लीजिए। आपके पास एक आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए और एक आपके पास होना चाहिए, इसे मैं बोलता हूं मेमोरीज अकाउंट। अब ये मेमोरीज अकाउंट बोलो या मेमोरी फंड बोलो, आपको इसमें पैसा डालना, ये आपका एक अलग बैंक अकाउंट होगा। बट इसमें क्या करने वाले हैं आप? अगर आप 1 लाख कमाते हैं, आप 10,000 रुपये इसमें डालिए। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको हर महीना अपने ऊपर भी खर्चा करना है, अपने आप को रिवॉर्ड भी तो करना है। लोग अपने आप को रिवॉर्ड करना भूल जाते हैं। अच्छा, आप पैसे किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो उन पे खर्चा करिए। 10,000 रुपये से क्या क्या हो सकता है? अगर ये 10,000 का एग्जाम्पल है, आप 50,000 कमा रहे हैं तो 5,000 से भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? आप अपनी फैमिली को मूवी पर लेके जा सकते हैं। अभी मूवी पर 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये आप हर महीने भी कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा? आप मेमोरीज अर्न करते हो। आप लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को मूवी पर कब लेके गए थे? देखो, गर्लफ्रेंड और वाइफ को तो सब ले जाते हैं, पेरेंट्स को कब लेकर गए थे? चलिए मूवी छोड़िए, डिनर पर कब लेके गए थे? अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आप एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, भाई 200 रुपये का भी डोसा आ जाता है, तो 200 रुपये के 3 डोसे भी मंगाए तो पेट भर गया, 600 रुपये का खर्चा आया। बट आपने अपनी फैमिली के साथ एक मोमेंट को एंजॉय किया। अब ये कम ज़्यादा किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। आप अपनी फैमिली को भाई बोरा बोरा आइलैंड भी लेके जा सकते हो घुमाने के लिए। अब ये जो आपका खर्चा है, मूवी का, ट्रैवलिंग का, आपका डिनर का, और इसके अंदर मैं एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, गिफ्ट्स का। आपने अपने फादर को लास्ट टाइम गिफ्ट कब दिया था? ज़्यादातर लोगों को याद भी नहीं होगा, क्योंकि आपने दिया ही नहीं। वो गिफ्ट, चाहे वो एक पेन हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो एक पेन है, वो आप एक इमोशन देते हो। और इससे क्या होता है कि आप मेमोरीज अर्न करते हो। क्योंकि जब आदमी अपने डेथ बेड पर होता है ना, वो कभी ये याद ही नहीं करेगा कि उसने ज़िंदगी में मेहनत कितनी करी थी, ऑफिस में क्या क्या काम किया था, वो सब याद नहीं होगा, पैसे कितने बचाए थे वो भी याद नहीं होगा। आपने अपनी फैमिली के साथ जो मोमेंट्स एंजॉय करी थी ना, आपको वो याद आएंगी। तो वो एंजॉय करने के लिए आपको एक पैसा खर्च करना पड़ेगा, और करिए। बट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ को कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद है। आपके शहर में जब भी कोई नया कॉन्सर्ट हो रहा है, बहुत महंगी टिकट्स नहीं होती, जाइए एंजॉय कीजिए। वो यादगार लम्हे हैं, और जितनी आप यादगार लम्हे अर्न करेंगे, ये भी आपकी लाइफ को अपग्रेड करता है। इसमें होता क्या है कि आप एक सोशल नेटवर्क को अर्न करते हो। क्योंकि जब आप घूमने जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो। आपका भी कुछ खर्चा होता है, फ्रेंड का भी होता है, बट एक बॉन्डिंग बनती है। और सोशल नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। जितने लोग अलग अलग रहना शुरू कर दिए गए हैं, जितने लोग सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ इंटरनेट पर जिंदा हैं, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोग फैमिली बॉन्डिंग को भूल गए हैं। मैं कहता हूँ ज़्यादा दूर नहीं, आप कीर्तन में जाते हो। जब मैं छोटा था तो कीर्तन जागरण बहुत होते थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं, बट फैमिलीज इस तरीके के भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती थी। उसे छोड़िए, वैष्णो देवी के रिलीजियस टूर्स ये भी बहुत होते थे, आज भी होते हैं, बट हमने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर दिया। बट उससे आप याद कीजिए, लास्ट टाइम जब आप किसी रिलीजियस जगह पर भी गए थे, आपको मेमोरीज याद है? बिल्कुल याद है। अब फाइनली इस लिस्ट के अंदर मैं 2 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम रिलीजन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो डोनेशंस को हम नहीं इग्नोर कर सकते।
आप डोनेशंस चाहे मंदिर में जाके भूखे लोगों को खाना खिला दीजिए, गरीब लोगों को जाके आप कपड़े बांट दीजिए अपने बर्थडे पर, या फिर आप गौशाला में जाके गाय को चारा ही खिला दीजिए। अपने बच्चों के साथ जाइएगा अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं अपने पेरेंट्स के साथ जाइएगा। ये छोटी छोटी मेमोरीज है। आप गाय को गुड़ खिलाएंगे, उसमें हो सकता है आपके 100-200 रुपये लग जाए, बट ये भी आपको इसी फंड से खर्च करना है क्योंकि ये आपका मेमोरी फंड है, ठीक है। ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, ये भी आप एक मेमोरी अर्न कर रहे हो। और डोनेशन चाहे आप गुरुद्वारे में जाके सेवा भी करते हो, आप किसी को लंगर खिलाते हो, वहाँ पे आप डोनेशन बॉक्स में कुछ पैसा डाल रहे हो, इसी फंड से आप डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है और आपको ये एक खुशी अर्न करके देगा। सो इसकी रिटर्न अलग है, मतलब हर चीज़ की हम रिटर्न देखते हैं कि हमने पैसा खर्च किया तो रिटर्न क्या मिली। इन चीज़ों से रिटर्न एक्सपोनेंशियल मिलती है। सेवा करने से जो रिटर्न मिलती है वो एक्सपोनेंशियल है। और हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं कि दान देने से धन की शुद्धि भी होती है, तो वो करना चाहिए और ये दिखावा नहीं करना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया के लिए मत कीजिए, आप अपनी फैमिली के साथ जाके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया पे कर सकते हो क्योंकि उससे आप और लोगों को इंस्पायर करते हो कि वो भी करें, तो मैं उसे भी पॉजिटिव नज़रिए से ही देखता हूँ। ऑल्दो कई लोग दिखाने के लिए करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। फाइनली जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आपका पैशन क्या है यार, वो तो आप भूल ही गए ना। क्रिकेट खेलना पसंद था, हर संडे जाओ ना खेलो। आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, कोई कोचिंग आपको लगानी है, लगाओ। आपके जो पैशन है, आपको पेंटिंग पसंद थी, आप भूल गए हो। आप घर पे हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप पहले बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती थी, अभी आप नहीं करती। पेंटिंग करने के भी, कैनवस खरीदने के भी पैसे लगते हैं, बट वो आपका पैशन है ना, उसे भूलो मत। चलो प्ले स्टेशन खेलना पैशन है, ठीक है यार, उसके लिए भी खर्चा हम यहीं से करेंगे। तो इससे क्या होगा, यू विल अर्न मेमोरीज और आपके पास एक जीने के लिए वजह होगी। सो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको 10% पैसा मेमोरीज में खर्च करना चाहिए। अच्छा, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझ लीजिए। ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। अभी तक अगर हम देखेंगे तो हमने सिर्फ 20% सैलरी को ही खर्च किया है। अगर आप 1 लाख से कम कमाते हैं तो 10% आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपने 10% पैसा अपनी मेमोरीज के अंदर एक मेमोरी फंड में डाल दिया। अब आता है बाकी हम 80% पैसे का क्या करेंगे। अब देखो, सबसे बड़ा खर्चा तो हमारा 50% होने वाला है हमारी नीड्स पर। अच्छा, नीड्स में आपका नीड में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझ लीजिए। नंबर 1, नीड के अंदर आ जाता है हमारा घर। इस घर पर हम हो सकता है रेंट पर रह रहे हो सकता है हमारा अपना हो, बट इसकी EMI जा रही हो, तो ये हमारे खर्चा हो सकता है। अगर आपका पुश्तैनी घर है, एंसेस्ट्रल हाउस है, तो भाई ये ब्लेसिंग होती है। ज़्यादातर लोग अपने घर में नहीं रह रहे हैं, या फिर वो घर उन्हें बहुत छोटा लगता है तो वो बड़ा ले लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं, EMI पर ले लेते हैं। बट अगर आपके पेरेंट्स ने आपको घर दिया ऑलरेडी, जिस घर में आप रहना पसंद करते हैं, तो वो ब्लेसिंग है भाई आपके खर्चे। क्योंकि 50% खर्चे में हम यहाँ पर हाउसिंग के लिए, क्योंकि शहरों में तो घर बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर ही 50% एलोकेशन करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपकी 25% इनकम घर में जाती है। इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, इसलिए रूल बता रहा हूँ। अगर आप जो भी कमा रहे हैं भाई, आप सिर्फ 25% अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा घर का खर्चा कर रहे हैं, तो या तो आप थोड़ा सा लग्जरी में रह रहे हैं या फिर आप बहुत कम अर्न कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें। अब आप कम अर्न कर रहे हैं तो एक छोटा सा डायलॉग बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 9 to 5 क्या करते हैं, इससे आपका घर चलता है, बट आप 5 to 9 क्या करते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी बदलती है। बहुत छोटा सा डायलॉग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाद में आराम से आपके बहुत काम आएगा कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बिल्ड करना है, उसके लिए स्किल्स बिल्ड करनी है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी आप चाहें तो इस फंड से कर सकते हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट फंड है। अगर आप बहुत कम कमा रहे हैं तो उस टाइम पर आपको म्यूचुअल फंड में, ETF में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी स्किल पे खर्चा कर लो, क्योंकि ये स्किल पे जो खर्चा आप करेंगे यह आपको पैसे कमा के देगा। तो अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, जिससे आपको वीडियो एडिटर की जॉब मिल सकती है, तो जाके सीख लो। वो कोर्स करने में आपका खर्चा अपने ऊपर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये 50% वाला अगर आपको रेंट वाला समझ आ गया, तो एक चीज़ बोलूँगा जिससे आपका पैसा बचने वाला है। बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, डेफिनेटली रेंट पे रहते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जगहों पर 11 महीने का 11 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है। उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि 11 महीने से अगर ऊपर का रेंट एग्रीमेंट होगा तो उसे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपको रजिस्टर कराने की जरूरत ना पड़े, इसलिए लोग 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। बट एक शर्त रखते हैं कि 11 महीने के बाद हम आपका रेंट 5% या 10% से बढ़ा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्सा सुनाता हूँ, और मुझे लगता था यार अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट अमीर लोग ऐसा करते हैं।
एक मेरा फ्रेंड है, उसने गुड़गांव में उद्योग विहार में एक रेंट पर जगह ली हुई है। तो उसका जो ऑफिस है उसका रेंट है 4 लाख रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, उसके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो उन्हें बिठाने के लिए उसे जगह चाहिए। 4 लाख रुपए महीने का रेंट देता है। अब उसका भी 11 महीने का ही एग्रीमेंट था, तो 11 महीने के बाद लैंडलॉर्ड से उसे मिलना था और उसका रेंट सीधा 10% से बढ़ना था, मतलब 40,000 रुपया महीना उसका रेंट बढ़ जाएगा। तो मैं उसके ऑफिस ही गया हुआ था, तो लैंडलॉर्ड आ गया, तो मीटिंग हुई। उसने लैंडलॉर्ड के सामने सीधा सीधा बोला कि सर मैं ना रेंट बढ़ाकर नहीं दे पाऊँगा, तो मेरे को थोड़ा कहीं और देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। तो मतलब मैं 4 लाख ही रेंट दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं दे पाऊँगा। अब जब उसने ऐसा बोला लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड ने बोला नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, हर साल 10% का रेंट बढ़ता है। बट फिर क्या हुआ, लैंडलॉर्ड ने एग्री कर दिया, चलो इस साल नहीं बट अगले साल से तो मैं पक्का 10% बढ़ाऊंगा। अब उसने किया क्या, स्मार्ट मूव से उसने अपने 1 साल के 4,80,000 रुपये बचा दिए, एक स्मार्ट मूव से। ये था एक नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन कैसे करते हैं, वो नेगोशिएशन के तरीके वो एक अलग मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अगर आप, क्योंकि अभी ये वीडियो किसी और टॉपिक पे है, नेगोशिएशन पे हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। रेंट नेगोशिएशन, अगर आपका 11 महीने का एग्रीमेंट, ट्राई करके देखो ना, ट्राई करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। 50% केसेस में आपका लैंडलॉर्ड मना कर देगा, नहीं भाई तू खाली कर दे, मैं तो रेंट बढ़ाऊंगा। बट 50% केसेस में लैंडलॉर्ड मान जाते हैं। अब क्यों मानते हैं, मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। लैंडलॉर्ड को लगता है यार ये आदमी ठीक है, रेंट टाइम पर देता है, अब अगर ये चला जाएगा तो दूसरा ढूंढने में मुझे 3-4 महीने वैसे ही लग जाएंगे, और किसी और को मैं डीलर को बोलूँगा तो डीलर को कमीशन भी देनी पड़ेगी, तो चलो अभी के लिए इसकी मजबूरी है तो मान लेते हैं। 50% केसेस के अंदर आपको दिखेगा कि रेंट नेगोशिएशन में आपको सक्सेस मिलती है। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। अगर आप रेंट पर हैं, आपका ऑफिस या घर रेंट पर है और 11 महीने का एग्रीमेंट है या इवन 3 साल का भी एग्रीमेंट है, उसके बाद तो रेंट बढ़ना ही है, तो अगर रेंट बढ़ना है तो एक बार रेंट नेगोशिएशन के लिए बात कीजिएगा। अच्छा, अगर आप होम ओनर हैं या आप लैंडलॉर्ड हैं, तो अगर आपके पास कोई आदमी आता है कल को नेगोशिएशन करने के लिए, तो हो सकता है उसने ये वीडियो देखी हो, बट कर देना यार, क्योंकि देखो जो अमीर लोग हैं वो तो पहले अमीर है ना। जो लैंडलॉर्ड है उसके पास तो पैसा है ही ना, और उसके पास रेंट तो आ ही रहा है। बट जो नेगोशिएशन के लिए जा रहा है, देखो अदरवाइज क्या है, अगर आप एक 30,000 रुपये के घर में रह रहे हैं और वो 33,000 रुपये का रेंट होने वाला है, तो 33,000 तो देने ही है ना। बट अगर आपने एक बार नेगोशिएशन किया और आपकी बात 30,000 छोड़ो 31,000 में भी हो गई, तो भी 2,000 रुपये महीना बच गया। तो नेगोशिएशन करके देख लो, मुझे लगता है इससे आपको फायदा होगा। चलो हमने समझा 50% जो हमें नीड्स पे खर्चा करना है, उसमें हम 25% से ज़्यादा घर पर नहीं कर सकते, मतलब ओवरऑल 25% हो गया, इसका 50% हो गया। अब बाकी के 50% में लोग उठा के ले आते हैं गाड़ी। अच्छा, ये जो गाड़ी उठा कर ले आते हैं, यहाँ पर समझने वाली बात आ जाती है कि कार के ऊपर कितना खर्चा करना है। देखो मैं आपको ये बड़ा जेन्युइनली बोलूँगा, आपकी गाड़ी आपकी 6 महीने की 6 मंथ्स की इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 50,000 कमाते हो भैया, 3 लाख तक की गाड़ी लो। आप कहोगे 3 लाख में गाड़ी नहीं आती तो सेकेंड हैंड लो, ढूंढो 3 लाख में कौन सी गाड़ी है। अगर आप बहुत ही कम कमाते हैं और आपको लग रहा है यार इतने में तो गाड़ी नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि आप अभी गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपकी 6 महीने की इनकम से ऊपर की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लो आप कितना कमा रहे हो। आपको खरीदनी है फरारी, आपको फरारी खरीदनी है, ठीक है जी। आप कितना कमा रहे हैं, आप 20 लाख कमा रहे हैं, तो 6 महीने की इनकम कितनी हो जाएगी, 1,20,00,000। आप फरारी अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात। ये फॉर्मूलेज जो हैं आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे मेरे भाई। आप आज गाड़ी उठा के ले आए BMW और आप उसे अफोर्ड ना कर सकें, तो आप सिर्फ सोच रहे हैं मैं तेल भरवा लूँगा, EMI दे दूंगा, बट गाड़ी के जब सस्पेंशन बैठेंगे आपका सीधा खर्चा आएगा 5 लाख का बिल। आप कैसे देंगे? आप इंश्योरेंस जो कराएंगे उसके आपके साल के 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए इंश्योरेंस में जाएंगे, वो आप कहाँ से देंगे? तो आप महंगी गाड़ियाँ तब खरीदिए जब आपकी 6 महीने की इनकम उस गाड़ी की कॉस्ट के बराबर हो। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग गाड़ी लोग खरीदते हैं स्टेटस के लिए। हमारी गाड़ी के अकॉर्डिंग हमें रिस्पेक्ट मिलती है, बट भाई फिर इनकम बढ़ाओ अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो, क्योंकि सिर्फ गाड़ी से दिखावा होगा। गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो आप जो इन नीड्स के लिए पैसा निकाल रहे हो उसका 50% आपने वहाँ निकाल दिया। किसी भी केस में, दूसरा रूल बता रहा हूँ, 25% इसका, मतलब आपकी ओवरऑल इनकम का 12.5% से ज़्यादा
आप गाड़ी में स्पेंड कर ही नहीं सकते ओवरऑल इनकम का, यू कांट स्पेंड। इफ यू आर स्पेंडिंग मोर, आप गरीब ही रहने वाले। बुरा लगेगा आपको मेरी बात सुन के, बट ये फैक्ट है। अब फाइनली आपने देखा 50% पैसा हमारे नीड्स में हो गया। अब देखो जो बाकी का 25% बचा है, इसके अंदर आपका घर का राशन का ग्रॉसरीज, आप ग्रॉसरीज पे खर्चा करते हो, आपके बिल्स आते हैं, ये सब इसमें खर्चा होना चाहिए। अब अगर ये खर्चा बढ़ रहा है तो आपको उसे ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो आ जाती है अभी हमारी 30% इनकम बची है, इसका क्या करना है? देखो इसमें फिर भी 20% आपको एमरजेंसी फंड के लिए रखना है। एमरजेंसी फंड का मतलब है कि भाई ये एमरजेंसी के लिए यूज़ होगा, ये आप हर महीने मत यूज़ कर लीजिएगा। तो जब सैलरी आती है आप 20% पैसा उठाओ और एक एमरजेंसी फंड में डाल दो। अब ये एमरजेंसी फंड जो है आपका, क्योंकि अब 20% मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में इमरजेंसीज आती हैं और तब पैसा होता नहीं है हमारे पास। अब देखिए जो सेविंग्स है, ये आप सिंपली सेविंग अकाउंट, अब हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट ढूंढ लीजिए। एग्जांपल IDFC बैंक आप देखते हो और फिर आप RBL बैंक देखते हो, प्राइवेट बैंक्स हैं। बट IDFC बैंक एग्जांपल की कोई प्रमोशन नहीं है, बट हर महीने आपको 1 तारीख को इंटरेस्ट दे देता है और ऑलमोस्ट शायद साल का 6-7% देता है आपको। तो आधा % आपकी हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ये आप इमरजेंसी फंड में रखिए। अब इसके बाद भी आपके पास जो 10% बच रहा है, ये 10% बच रहा है ना, ये आप अपनी वॉन्ट्स पर जो मर्जी खर्चा करिए। अब ये वॉन्ट्स अलग है थोड़ी सी। ये वॉन्ट्स क्या हो सकती हैं? आपका मन है आपको शूज़ खरीदने हैं, आपको ग्लासेस खरीदने हैं, आपकी जो वॉन्ट्स हैं उस पर आप खर्चा करिए, तब भी आपके पास 10% बचा है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो आप ये वॉन्ट्स में भी खर्चा कर रहे हो, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एसेसरीज पे खर्चा करते हो, आप महंगी घड़ी खरीद रहे हो, अपने लिए चश्मा खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, एक महंगी घड़ी से बढ़िया मेरे हिसाब से है कि आप अपने लिए गोल्ड की चेन या गोल्ड की ब्रेसलेट ले लीजिए। वो पतली ज़रूर आएगी बट आपकी वो भी इन्वेस्टमेंट में ही काउंट होगी। आप उसे यूज़ एज एसेसरी कर रहे हो। आप महंगे शूज़ खरीदने वाले हो, मैं कहूँगा आप एक रिंग खरीद लो गोल्ड की, वो आपके पास ज़्यादा टाइम तक रहेगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और आप अमीर एक्चुअल में दिखोगे। तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आप देखते हो अमीर लोग महंगी महंगी घड़ियाँ खरीदते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उन घड़ियों की रीसेल होती है। जो घड़ी आप खरीद रहे हैं क्या उसकी रीसेल है? अगर रीसेल नहीं है तो वो वैल्यू है ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आपकी। तो एसेसरी भी अगर इन्वेस्टमेंट बन सकती है तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने अपने पैसे को कैसे मैनेज किया? हमने 10% अपनी वॉन्ट्स में डाल दिया, जो भी आपको शौक करना है। अब इस शौक के अंदर आपके हर तरीके के शौक आ जाते हैं, तो ये वॉन्ट्स है आपकी। 20% इमरजेंसी फंड में रखना है। 50% पैसा हम अपनी नीड्स पर डाल रहे हैं, जिसमें हम उस 50% का भी 50% घर के लिए और 25% गाड़ी के लिए रख रहे हैं, जो हमारी ओवरऑल इनकम का 12.5% और ओवरऑल इनकम का 25% सामने आ रहा है। उसके अलावा मैंने बात करी थी मेमोरी अकाउंट की, तो मेमोरी फंड या मेमोरी अकाउंट पर खर्चा करिए, ये एक इंपॉर्टेंट खर्चा है। और इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लगता है वॉन्ट्स में अपनी कम कर सकता हूँ, तो बचे हुए पैसे को अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो लाइफ में आगे आप मुझे थैंक यू ही बोलोगे। जो मैंने आपको ETFs बताए थे, अगर आपको ETFs में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हो। आप अपना रेफरल लिंक भेजेंगे तो आपका अकाउंट खुलने के बाद आप किसी को रेफरल लिंक भेजते हैं तो आपको लगभग 500 रुपये के आसपास की अर्निंग हो जाती है एक आदमी को रिकमेंड करने में। तो इसे हम एफिलिएट इनकम भी बोलते हैं। तो आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के रेफर एंड अर्न के थ्रू भी कमा सकते हैं। अगर आपने 10 लोगों को रिकमेंड किया एग्जाम्पल, तो आप 5000 की भी अर्निंग कर सकते हो। अब ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग होगी और ये ज़रूरी है। सो इस वीडियो के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे, येस और नो, ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।